नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। तो आज से जो न्यूज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना। लंबी योजना है, तो जलवाहक है नाम इस योजना का। कहता है अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना। मतलब अंतर्देशीय क्या होता है? इनलैंड वाटरवेज, यानी कि जैसे हमारे देश के भीतर मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है ना। ठीक, तो भारत के भीतर जो है बहुत सारे इनलैंड वाटरवेज है। मतलब पानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता, ठीक है, जिसको नेशनल वाटरवेज भी कहते हैं। तो उन्हीं इनलैंड वाटरवेज को लेकर के जो है ट्रांसपोर्टेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो भारत जो है एक असंतुलित लॉजिस्टिक परिदृश्य यानी कि लॉजिस्टिक लैंडस्केप का सामना कर रही है, जिसमें माल परिवहन के लिए, एक सेकंड दोस्तों, जिसमें माल परिवहन के लिए सड़कों एवं रेल नेटवर्क पर काफ़ी अधिक निर्भरता है। कि भाई या तो माल सड़क से जाता है कोई भी गुड्स, और या तो फिर रेलवे से जाता है, मतलब जो आपका गुड्स ट्रेन होती है उससे। समग्र माल ढुलाई में अंतर्देशीय जल परिवहन का केवल 2% है। यानी कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए कि भाई एक नदी के थ्रू गए दूसरे नदी में, जैसे नदी जोड़ परियोजनाओं के माध्यम से अगर हम लोग एक नदी से दूसरे नदी में गए तो वो आसान है, ठीक है, आसान भी है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, केवल 2% ये जो है टोटल माल ढुलाई का या लॉजिस्टिक परिदृश्य रखता है। तथ्य है कि 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जलवाहक नामक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना, इनलैंड वाटरवेज कार्गो प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया। ठीक है, तो नाम क्या है? जलवाहक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना है, जिसमें हम लोग संवर्धन करेंगे यानी कि प्रमोट करेंगे किसको? तो इनलैंड वाटरवेज को, और उसके माध्यम से कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है जलमार्गों के माध्यम से कार्गो परिवहन को बढ़ाना है, और जिससे रेल और जो सड़क है उन दोनों पर बोझ कम हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वाटरवेज के माध्यम से जाएगा तो रेल और सड़क पर कम हो जाएगा। जलवाहक योजना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा नदी में है, NH जिसको बोलते हैं, NW बोलते हैं, नेशनल वाटरवेज, गंगा नदी के साथ साथ राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक नदी के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर टोटल 3 वाटरवेज को जो है प्रोत्साहित करने की बात चल रही है। पहला है 1 जो कि गंगा नदी पर है, ठीक ना, प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। दूसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी वाली, और तीसरी है आपकी यहाँ पर जो कि बराक नदी पर है, राष्ट्रीय जलमार्ग 16। ठीक है, फिर कहता है कि इसके माध्यम से लंबी दूरी वाले जितने भी हैं उसको प्रमोट करेंगे हम लोग। इस योजना के अंतर्गत जो कार्गो मालिक हैं यानी कि कार्गो ओनर है, जिसका कार्गो या जिसका सामान जा रहा है, कार्गो मालिक द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 35% तक प्रोत्साहन है। तो ये भी पूछेगा कि भाई इस स्कीम में जो आपकी जलवाहक स्कीम है, इसमें कार्गो ओनर्स को कितना % प्रोत्साहन राशि मिल रही है? तो 35% की प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर कार्गो परिवहन के लिए अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत करने का भी प्रावधान है। एक चीज़ और बता देता हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये खबर महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसीलिए इसका एक एक पॉइंट ध्यान से देखना है। इस परिप्रेक्ष्य में 15 दिसंबर 2024 को GR जेट्टी कोलकाता से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 एवं 2 पर अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत की गई। ठीक है, तो कहाँ से की गई थी? GR जेट्टी कोलकाता से। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने GR जेट्टी कोलकाता से MV AAI, MV होमी भाभा और MV त्रिशूल नामक मालवाहक पोतों को भी रवाना किया था। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के न्यूज़ थी कि भाई मालवाहक एक योजना है जिससे हम लोग इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को यानी कि लॉजिस्टिक को बढ़ाना चाहते हैं। वर्तमान में केवल 2% योगदान है, और उसको बढ़ा करके हम इतना करना चाहते हैं कि सड़क और रेल पर जो भी लोड है, ओवरलोडिंग है बेसिकली, वो जो है बर्डन कम हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न बोलने लगता हूँ मैं। अगली जो न्यूज़ है यहाँ पर वो क्या दी हुई है? वो दी हुई है मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव। सीमावर्ती का मतलब क्या है कि सीमा के किनारे है। तो 9 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात का दौरा किए थे। इस दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया था। तो मोढेरा में सौर मंदिर भी है, ठीक है ना, अगर आप सर्च करेंगे तो कई जगह सौर मंदिर है, जैसे मारतंड का सौर मंदिर है, मोढेरा गुजरात का सौर मंदिर है, ठीक है ना, एक आपका कटक उड़ीसा वाला जो सौर मंदिर है, ठीक है। तो अलग अलग जो है कई सारे सौर मंदिर है, तो उसमें से एक ये भी है मोढेरा जो गांव है। तो इसको 24 × 7 यानी कि
फुल टाइम जो है सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित कर दिया था। पूरा गांव ही सोलर से संचालित है। तो 2024 में क्या हुआ, मसाली एक गांव है, मसाली, ठीक है ना। मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज। तो प्रश्न दो तरह से पूछ सकता है कि फर्स्ट फुली सोलर विलेज कौन सा है, दूसरा फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज कौन सा है। यह गांव गुजरात के बनासकांठा जिले के सुईगाम तालुका में स्थित है, ठीक है। इस गांव को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि मसाली मोढेरा के पश्चात गुजरात का दूसरा सौर गांव है, ठीक है। तो इसका डेटा भी याद रखेंगे कि भाई बनासकांठ जिले के सुईगाम तालुका में स्थित है और दूसरा सौर गांव है मोढेरा के पश्चात, ठीक है ना। नाम क्या है, मसाली। ओके, तो यहाँ पर योजना भी आपको पता है, पीएम सूर्य घर के तहत इसको पूरी तरह से जो है सोलर बेस्ड किया गया है। अगला है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यहाँ बात किया जा रहा है संविधान के बारे में। तो हमारा संविधान जो है लिखित सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, जो सरकार और उसके संगठनों की मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों एवं कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की जो रूपरेखा है उसको भी निर्धारित करता है। अंगीकृत कब किया गया, यानी कि अडॉप्ट कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। लागू कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को 50 को लागू हुआ, ठीक है। 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया 1949 में, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए इस दिन जो है रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उस समय 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियाँ थीं और लगभग 1,45,000 शब्द थे। और अब तक ये जो है अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान, लॉन्गेस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी था। जो वर्तमान में भारत के संविधान 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ और लागू हो गया, ठीक है, 1950 26 जनवरी से, तो संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था, तो वो किया था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। और ये ना तो मुद्रित है, प्रिंटेड नहीं है, ना ही टंकित है, टाइप्ड है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कैलीग्राफ्ड है, यानी कि हाथ से लिखा हुआ है। तो लिखा किसने था, तो ये काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। याद रखिएगा कि किसने लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा हुआ था। हिंदी में किसने लिखा था, तो कोई वैद्य थे, उन्होंने लिखा था। वैद्य मतलब उनकी टाइटल कुछ वैद्य है, VAIDYA, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आपको मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी मुझे वो चीज़ नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। याद करने वाली क्या क्या चीज़ है, तो देख लेते हैं कि केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। और भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय का इन दोनों लोगों ने मिलकर के उद्घाटन किया है। इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, इस संग्रहालय का उद्घाटन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया है। तो कहाँ पर किया गया, तो सोनीपत में है। 75वीं वर्षगांठ थी संविधान सभा की, ठीक है, तो उसी समय जो है इसको किया गया है। मतलब संविधान सभा का जो 75वीं वर्षगांठ बन रही है, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो उसी दिन जो है 75वीं वर्षगांठ के दिन जो है ये आपका म्यूजियम खोला गया। तो इसके अलावा इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, बस ये जानिएगा कि ये जो संग्रहालय है ये अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी, वहाँ पर इस नाम से स्थापना की गई है, यानी कि संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी, द कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम एंड द राइट एंड फ्रीडम अकादमी की स्थापना OP जिंदल यूनिवर्सिटी में की गई है। संविधान संग्रहालय भारत के संविधान को समझने का एक प्रमुख केंद्र होगा। इसमें संविधान के प्रत्येक भाग और उसके महत्व को समर्पित की गई कई खंड शामिल है। इस संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य की प्रोफाइल, ठीक है, जितने सदस्य थे उनकी प्रोफाइल के साथ उन जीवंत बहसों और विचार विमर्श को भी प्रदर्शित किया जाएगा जिन्होंने अपने समय से आगे की एक सशक्त पांडुलिपि को निर्मित किया।
यद्यपि इस संग्रहालय में संविधान निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की भरमार होगी, लेकिन फिर भी यह केवल 26 नवंबर 1949 से पहले की घटनाओं को दर्शाने वाले दस्तावेजों का संग्रह नहीं है, यानी कि उसके बाद के भी दस्तावेज यहाँ पर शामिल है। तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि क्या केवल 26 नवंबर 1949 के पहले की घटनाओं को दर्शाने वाले दस्तावेज हैं, तो नहीं, उसके बाद के भी दस्तावेज हैं। इस संग्रहालय एवं अकादमी में सामग्रियों का चयन, संग्रह, व्यवस्थित पंजीकरण, प्रस्तुतिकरण अजंचिता बी नायर, जो कि सेंटर फॉर म्यूजियम के प्रमुख हैं, इनके द्वारा किया गया। आते हैं अगली एक न्यूज़ पढ़ते हैं, संविद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले इसको टिक कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पढ़ लेते हैं संविद क्या है। तो संविद भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड है। 23 नवंबर 2024 को भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड संविद का जो है अनावरण किया गया। तो क्या है, प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन पर यहाँ के पहले, भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड। तो बेसिकली टूर गाइड होते हैं ना, जब कभी आप घूमने जाओगे तो वहाँ पर टूर गाइड होते हैं, ठीक है। तो उसी टूर गाइड का नाम है संविद, ठीक है। और ये कहाँ अभी मतलब है, तो ये जो प्रथम संविधान संग्रहालय खोला गया ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में, वहीं पर ये है। इस रोबोटिक टूर गाइड को संविद नाम दिया गया है, ठीक है। भारत संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ के बारे में पढ़ लेते हैं कि 26 नवंबर 2024 को ये अडॉप्टेशन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और इसके उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत हुई कि भाई वर्ष भर एक ऐतिहासिक समारोह मनेगा। यह समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। तो अभियान क्या है? समारोह। हमारा संविधान हमारा क्या था? अभियान, स्वाभिमान। ठीक है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत जो है ये अभियान चल रहा है। चलिए, फिर कहता है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके नेतृत्व में 26 नवंबर 2024 को संविधान सदन, जो पुराना संसद भवन है, कि उसके केंद्रीय कक्ष में वर्ष भर चलने वाले समारोह का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा को भारतीय संविधान का विमोचन किया गया। तो ये भी पॉइंट पूछ सकता है, ठीक है ना, कि किस भाषा में अभी विमोचन किया गया। तो संस्कृत और मैथिली में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया 75वीं वर्षगांठ पर। और 26 नवंबर 2024 को ही 10वां संविधान दिवस मनाया गया। विषय क्या था? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि कौथा संविधान दिवस मनाया गया और उसकी थीम क्या थी। तो उसको हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। आशा करता हूँ कि ये न्यूज़ भी आपको समझ में आई होगी। 75वीं वर्षगांठ बन रही थी, उसके उपलक्ष्य में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में जो है एक म्यूजियम का वहाँ पर इनाग्रेशन किया गया। द्रौपदी मुर्मू जी गई, ठीक है। वहाँ पर एक संविद नाम का जो रोबोट था टूर गाइड, उसको भी रखा गया, ठीक है। और विभिन्न पक्षों को दिखाया जाएगा, जो लोग संविधान में बहस कर रहे थे उनके बारे में एक उनकी जीवनी होगी थोड़ी सी, ठीक है। और साथ ही जो बहुत विशेष बहस होगी उनके बारे में भी है। साथ ही 26 नवंबर 1949 के बाद की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 26 नवंबर 1949 के पहले की ही चीज़ें हैं। चलिए, अगला है विधानसभा चुनाव हुआ। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस डेट वेट देख लेंगे, सीट देख लेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड में 5वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति हुई, ठीक है। और उसके बाद 14वीं विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति महाराष्ट्र में हुई, ठीक है। और इसीलिए जो है इन दोनों राज्यों में निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हुई। देखते हैं कि झारखंड में कितनी सीट है। तो झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की 81 सीट है। तो याद कर लीजिए, झारखंड में 81 सीट्स हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है आपको, जितना बता रहा हूँ उतना याद करके चलिए। एक सेकेंड, झारखंड में 81 सीट है, ठीक है, याद कर लीजिए। जिसमें से 9 एससी की हैं, 28 एसटी की हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एसटी की सीट्स ज़्यादा हैं और 2 चरणों में संपन्न हुआ। चलिए, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। चलिए, ठीक है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, वो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ले लेते हैं, ठीक है। इंडिया गठबंधन 56 सीट जीत रहा है। ये सब बातें हम लोग को नहीं जाननी। दल का नाम वाम कुछ नहीं जाना। महाराष्ट्र में आएंगे तो कुल सीट कितनी है? कुल सीट है महाराष्ट्र में 288। तो ये भी याद कर लेंगे कि महाराष्ट्र 288 सीट है, ठीक है, 288 सीट है, जहाँ पर 29 एससी है और 25 एसटी है।
ठीक है। और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी 50 सीटों पे जीती, ठीक है। और महायुति गठबंधन जो है शानदार जीत दर्ज कर लेती है। महायुति गठबंधन किसका है? एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना है, ठीक है। अब चलिए, कह रहा है कि चुनावी परिणामों के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। अब देखिए, ये जो स्कीम है इस बारे में पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कहाँ की है, ठीक है। तो एक महाराष्ट्र दे देगा, एक एमपी दे देगा, एक राजस्थान दे देगा, एक तेलंगाना दे देगा, मतलब महाराष्ट्र तो देगा ही देगा ना। तो इसको भी योजना को याद रखना है, क्योंकि इस चुनाव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये योजना है। यही वो कारण है जिस कारण से महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन है वो जीत गई है। इसके तहत हो क्या रहा था कि 21 से 65 आयु वर्ग की पात्र महिला को 1500 रुपये प्रति माह का वित्तीय लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जा रहा था। तो ये सब भी चल रहा है कि 21 से 65 वर्ष तक का जो भी महिलाएं हैं 21 से 65 तक की, उनको सबको पैसे मिल रहे हैं 1500 रुपये, तो भाई जीतेगी तो है ही। लेकिन क्या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? अगर होनी नहीं चाहिए आपके हिसाब से, कि मतलब इस तरह से फ्री में पैसे नहीं बंटने चाहिए, आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है बंटने चाहिए तब तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आपको लगता है कि नहीं बंटने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे पैसे बांटने तो उससे बढ़िया 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 नौकरी दे दो सबको। अगर आपको लगता है कि नहीं बंटने चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री कौन बना था? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, ठीक है। एकनाथ शिंदे एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनंतराव पवार ने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, ठीक है। तो ये हो गई न्यूज़, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं देखना था। फिर आता है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। तो नेचुरल फार्मिंग इस समय बूम पर है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो क्या ये महत्वपूर्ण है? हाँ बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन क्या है दोस्तों। नेचुरल फार्मिंग एक प्रकार की ऐसी विधि है जिसमें हम लोग रसायन मुक्त खेती करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करते हैं, जो देसी गाय आधारित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होती है। यानी कि गाय से जो गोबर मिलता है इत्यादि चीज़ों की मदद से जो है कंपोस्ट खाद बनाते हैं, और उसकी मदद से जो है नेचुरल फार्मिंग की जाती है। इसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोनों चीज़ है, कीटनाशक भी नहीं डालेंगे, रासायनिक उर्वरक भी नहीं डालेंगे। परंपरागत जो स्वदेशी तकनीक थी उसको प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। और रसायन मुक्त खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहन ही ये जो आपका स्कीम है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, उसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार एक स्वतंत्र और पृथक योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को प्रतिपादित कर रही है, जिससे कि प्राकृतिक खेती की पहुंच को विस्तार किया जा सके, इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। तो सेंटर की स्कीम है, एक स्वतंत्र और पृथक योजना के रूप में ये आई हुई है, जिसका नाम है NMNF, यानी कि नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। अब स्मरणीय तथ्य क्या है कि 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को आरंभ किए जाने की स्वीकृति की। इस योजना को एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। तो केंद्र प्रायोजित योजना है, स्वतंत्र योजना है, केंद्र प्रायोजित है। यह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो मिनिस्ट्री याद कर लेंगे, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री यहाँ पर है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। टोटल खर्चा कितना होगा इसका बहुत जरूरत तो नहीं है, फिर भी याद करिए, 2481 करोड़ रुपए टोटल खर्चे होंगे। 15वें वित्त आयोग की अवधि तक इसका जो है कुल परिव्यय निर्धारित था, ठीक है। अगले 2 वर्षों में इस मिशन को प्राकृतिक खेती के अपनाने के इच्छुक लोगों को 15,000 क्लस्टर्स में लागू किया जाएगा। तो ऐसे लोग जो कि प्राकृतिक खेती अपनाना चाहते हैं उनको NMNF स्कीम के अंतर्गत जो है एक क्लस्टर बनाया जाएगा, और उसमें 15,000 क्लस्टरों में टोटल ये जो है प्राकृतिक खेती को लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना। जिस प्रकार PM सूर्य घर योजना 1 करोड़ छतों पर लगने वाली है, उसी प्रकार NMNF स्कीम जो है वो 1 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी, और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पूरे स्कीम का यही है। कितने BRCs यानी कि बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जैव इनपुट संसाधन केंद्र 10,000 स्थापित किए जाएंगे, और जैव इनपुट आसानी से जो किसान है वो केंद्रों से प्राप्त कर लेगा। इस मिशन के तहत लगभग 2,000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फर्म भी स्थापित किए जा रहे हैं। तो 3 पॉइंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पूछ रहा है कि कितने मॉडल प्रदर्शन फर्म यानी कि मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन फर्म्स हैं। मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन
फार्म कितने हैं, तो वो हैं 2000। ठीक है। कितने जैव इनपुट संसाधन केंद्र हैं, यानी कि बायो इनपुट, रिसोर्स सेंटर कितने हैं, तो ये है 10,000। और कितने किसानों तक पहुंचेंगे, रीच, तो 1 करोड़ किसानों तक जो है इसको पहुंचाना है। तो यहां पर आपकी खत्म हो गई नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर फार्मिंग, सॉरी नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग खत्म हो गई। अगला यहां पर जो न्यूज़ हम लोग को पढ़ना है वो है अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी मिली है। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन जिसको AIM के नाम से भी जानते हैं, पहले भी आ चुका है, अब 2.0 जैसे दूसरा वर्जन आने वाला है। तो ये भारत सरकार की नीति आयोग की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ाना है। तो क्या बेसिकली करेगा ये, जो भी इनोवेशन है या उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको बढ़ाएगा। तो 2 पॉइंट याद रखेंगे। अटल इनोवेशन मिशन का नाम जैसे ही दिमाग में आता है, एम 2.0 अटल इनोवेशन मिशन, तो ये क्या क्या करेगा, एक तो इनोवेशन प्लस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएगा। ठीक है। स्थापना कब की गई थी इस मिशन की, तो 2016 में स्थापना की गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना कब की गई थी, कि 2.0 उसका वर्जन आया है, तो पिछले मिशन की स्थापना के बारे में प्रश्न भी यहाँ से पूछा जा सकता है। 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की और विस्तारित करने के लिए 2750 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए हैं। कब तक निर्धारित रहेगी, तो ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। कब तक निर्धारित रहेगी, तो 2.0 जो है इसका 31 मार्च 2028 तक इसकी जो अवधि है वो निर्धारित होती है। तो 31 मार्च 2028 तक इसकी अवधि निर्धारित हो रही है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 जो है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक बात लिख रही है कि 3 तरीके से भारत के नवाचार और उद्यमिता को आगे बढ़ाएगा। ठीक है। तो 3 तरीके से भारत के नवाचार और उद्यमिता को, पारितंत्र को सुदृढ़ बनाएगा। पहला क्या है, इनपुट बढ़ाकर, यानी कि टू इंक्रीज इनपुट, यानी कि जितने इनोवेटर्स इन उद्यमियों को शामिल कर सकते हैं शामिल कर लेंगे, इनपुट बढ़ा देंगे। दूसरा, सफलता दर या थ्रूपुट, तो थ्रूपुट जो है उसमें सुधार कर देंगे, स्टार्टअप्स को सफल होने में मदद करेंगे। दूसरा ये है। ठीक है। और तीसरा क्या है, आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, अर्थात बेहतर नौकरी, उत्पाद और सेवाओं को उत्पन्न करके। तो ये 3 तरीके हैं जिनकी सहायता से जो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 है उसको जो है और बेहतर बनाया जाएगा। तो इनपुट पहला बढ़ाएंगे, दूसरा थ्रूपुट बढ़ाएंगे और तीसरा आउटपुट की गुणवत्ता बढ़ा देंगे। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के माध्यम से कई नए कार्यक्रम को विकसित किया जाएगा, जैसे लिपि, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम फॉर इनोवेशन, लिपि एक है, इसको विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जो भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, यानी कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, इसमें नवाचार और उद्यमिता पारितंत्र को बढ़ाना। जैसे इसका उद्देश्य अंग्रेजी ना बोलने वाले नवप्रवर्तक जो हैं, यानी कि जो ऐसे इनोवेटर्स हैं जिनको अंग्रेजी में थोड़ी सी दिक्कत है या अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, कोई रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है, उद्यमी निवेशक के सामने आने वाली भाषा संबंधी बाधाओं को कम कर देंगे लिपि के माध्यम से। साथ ही क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में संचालित होने वाले 30 नवाचार केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। तो पूछा जा सकता है ये प्रश्न मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बनेगा यहाँ से, कि आपसे पूछेगा कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, ठीक ना, कितने नवाचार केंद्र खोले जाने प्रस्तावित है। तो आप बताओगे 30। ठीक है। प्रश्न यहां से बन जाएगा। बहुत आसान सा भी है, छोटा भी है और देखने में भी दिक्कत हो रही है, मतलब कि काफी छुपा हुआ भी है। अगला फ्रंटियर कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्य और आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों में नवाचार उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। तो ये भी पूछ सकता है कि फ्रंटियर कार्यक्रम जो है जो कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत शुरू किया जाएगा उसमें किन राज्यों को आच्छादित किया जाएगा। तो आप बता देंगे कि भाई पहले तो जो हमारे हिली एरियाज है, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, फिर आकांक्षी जिले और ब्लॉक हैं, इन सभी को आच्छादित किया जाएगा। फिर 2500 नई अटल टिंकरिंग लैब बन रही है। ठीक है। तो ये याद रखना है कि अटल टिंकरिंग लैब जो है उनकी संख्या 2500 स्थापित होनी है इसके तहत, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित टेम्पलेट्स को विकसित करने में सहायता करेगी। फिर मानव पूंजी विकास कार्यक्रम, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से पेशेवर प्रबंधकों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए एक प्रणाली का निर्माण करेगी। 5500 पेशेवर तैयार किए जाएंगे। फिर आता है डीप टेक रिएक्टर। यह अनुसंधान आधारित डीप टेक स्टार्टअप्स के व्यवसायीकरण के तरीकों का परीक्षण करने हेतु शोध सैंडबॉक्स तैयार करेगा।
ठीक है। तो डीप टेक रिएक्टर भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ये क्या करेगा कि कोई भी स्टार्टअप है अगर, तो उसके कमर्शलाइज करने के तरीकों के परीक्षण करने के लिए एक शोध सैंडबॉक्स यानी कि रिसर्च सैंडबॉक्स तैयार करेगा। फिर डीप टेक्नोलॉजी उन मतलब नवाचारों को संदर्भित करती है जो उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर आधारित होते हैं। अपने परिवर्तनकारी स्वभाव के कारण डीप टेक्नोलॉजी भारत की सबसे गंभीर सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखती है। फिर आता है इसमें कि दो प्रमुख कार्यक्रम शामिल है, जैसे कि औद्योगिक त्वरित कार्यक्रम यानी कि इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर प्रोग्राम और अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड, ASIL अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आउटपुट, नौकरियां, उत्पाद, सेवाएं, इसकी गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है ना। तो ये लास्ट लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो प्रमुख कार्यक्रम इसमें शामिल हैं, IAP यानी कि इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर प्रोग्राम औद्योगिक त्वरित कार्यक्रम, और दूसरा है ASIL अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड। अगली जो खबर है वो है PM विद्या लक्ष्मी योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है ये, ठीक है ना। इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है, इसको छोड़ के एग्जाम में नहीं जाना है, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में सुनिश्चित करना भी शामिल है कि किसी भी छात्र को केवल निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना होना पड़े। ये केंद्र सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। इसी को पूरा करने के लिए जो उच्च शिक्षा विभाग है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, उसने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है, जिसमें आती है विद्यांजलि योजना या विद्या लक्ष्मी योजना, विद्या लक्ष्मी, ठीक है ना। तो यह सहायता जो है छात्रवृत्तियों, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी के रूप में प्रदान की जाती है। तो 2-3 तरीके से प्रदान की जा रही है। किस किस तरीके से प्रदान की जा रही है? तो पहले तो स्कॉलरशिप, ठीक, दूसरी शिक्षा ऋण, और तीसरा ब्याज सब्सिडी यानी कि तो ये 3 चीज़ें जो है सरकार देना चाहती है, ठीक है। और इस सबको देने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग की वित्तीय सहायता योजना है प्रधानमंत्री विद्यांजलि योजना, नहीं, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना नाम से एक छत्र योजना के तहत संचालित की जाती है। तो उसके लिए एक ऊपर से योजना है, छत्र योजना मतलब होता है कि उसी के अंडर में कई सारी योजनाएं और चल रही हैं। नाम क्या है उसका? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो PMUSP डायरेक्ट हिंदी में ही लिख दिया है, उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत संचालित की जाती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसके तहत उच्च शिक्षा में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है 2019 से 20 में वो 27% से बढ़कर 2035 में 50% तक करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी NEP चल रहा है उसके तहत ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो 2019-20 के आकलन के अनुसार 27% अभी तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि कितने बच्चे नामांकित हुए हैं उच्चतर शिक्षा में। हम चाहते हैं 2035 तक 50% ये संख्या बढ़ जाए। तो 6 नवंबर 2024 को इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है कि मेधावी विद्यार्थी जो हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि आर्थिक बाधाओं के कारण, मतलब कुल मिलाकर के फाइनेंशियल उनको एड देगी, उसके कारण मतलब कोई भी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के कारण उनका कोई भी युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना हो। दूसरा है कि इस योजना के तहत किसी गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर छात्र को बिना जमानत पहला और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाए। यानी कि अगर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उच्च शिक्षा संस्थान से और उसमें मतलब वो रैंक वैंक ले आया है, कहने का मतलब, तो बिना जमानत, यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ गिरवी रखा जाए। बिना जमानत का मतलब ये है कि उसका घर गिरवी रख लिए या उसके ऊपर कोई गिरवी चीज़ रख ली है, तो बिना जमानत और गारंटी मुक्त, कि उसमें कोई चीज़ गारंटी भी नहीं देनी है, इस प्रकार का ऋण जो है प्रदान किया जाएगा। यह ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह ऋण पाठ्यक्रम की पूरी ट्यूशन फीस और अन्य संबंधित खर्चों को कवर करेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल ट्यूशन फीस कवर करेगा, अगर अन्य संबंधित खर्चे हैं, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ खर्चा हो रहा है तो उसको भी कवर करेगा। बस चार्ज, हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज सब कवर करेगा। यह योजना एक सरल, मतलब अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ कवर करेगा, एक सरल है,
पारदर्शी और छात्र अनुकूल प्रणाली के माध्यम से संचालित होगी और पूरी तरह से डिजिटल योजना होगी। ठीक है, तो पीएम विद्यांजलि क्या है, एक पूरी तरह से डिजिटल योजना है जो कि फाइनेंशियल एड देती है किसी भी ऐसे छात्र को जो उच्च शिक्षा में दाखिला लेना चाहता है, रैंक वैंक हासिल कर लिया है मतलब, और उसको बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। फिर कहता है कि पात्रता, कौन पात्र होंगे, ऐसा होगा क्या कि हम ही लोग जाके ले ले, कोई भी व्यक्ति जाके ले ले, ठीक है ना, कभी भी कुछ भी एज हो उसकी ले ले, ऐसा नहीं है। पात्रता यह है कि एनआईआरएफ इंडिया रैंक के द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाला उच्च शिक्षा संस्थानों में ही प्रवेश पर लागू होगा। तो उसके लिए क्या जानना जरूरी है कि एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग में कौन कौन से उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान हैं। जैसे देखिए, आईआईटी मद्रास रहता है, दिल्ली की दिल्ली यूनिवर्सिटी रहती है, ठीक है ना, जेएनयू रहती है, ठीक, फिर आपकी वहाँ पर जो मिरांडा हाउस है वो रहता है, ठीक है, कॉलेज में। तो इस तरह से कुछ संस्थान हैं, और भी बहुत सारे संस्थान हैं, ठीक है ना, ऐसी बेंगलोर है। तो इस तरह के कुछ संस्थान हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग में, वो जो टॉप के संस्थान हैं आप वहीं पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर कहता है कि इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संस्थानों का विवरण क्या है। तो कहता है कि एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग में अगर कोई ओवरऑल रैंक वाला है, या कैटेगरी स्पेसिफिक है, या डोमेन स्पेसिफिक है, तो शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने वाले सभी उच्च शिक्षा सरकारी और निजी संस्थान आते हैं। फिर से देख लीजिए कि एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग में, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में, समग्र, श्रेणी विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने वाले सभी उच्च शिक्षा सरकारी और निजी संस्थान आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे प्राइवेट संस्थान हो, चाहे उच्च शिक्षा के लिए संस्थान हो, सब में आप प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग में 101 से लेकर के 200 तक रैंक प्राप्त करने वाले राज्य सरकारों के उच्च शिक्षा संस्थान। तो अगर 101 से 200 तक राज्य का कोई संस्थान है, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट कॉलेज है, तो उसमें भी ले सकते हैं। केंद्र द्वारा प्रशासित सभी संस्थान, सेंट्रल के जितने इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, ठीक है ना, जितनी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, जितने बड़े कॉलेजेस चल रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, सब में ले सकते हैं। इस सूची को नवीनतम एनआईआरएफ इंडिया रैंक का उपयोग करके अपडेट किया जाएगा, यानी कि हर साल जो एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्रवेश दिया जाएगा। यह योजना 860 पात्र गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्थानों से आरंभ होगी और 22 लाख से अधिक विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। प्रदान किए जाने वाला लाभ क्या क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, प्रश्न इसी पर पूछेगा। प्रश्न क्या पूछेगा कि इस योजना के तहत कितने लाख रुपए का ऋण मिलेगा। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी, ठीक है। 7.5 लाख रुपए तक के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक की है और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी से लाभान्वित नहीं है या उसके पात्र नहीं है, उन्हें 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल जाएगा। कि अगर 8 लाख रुपए प्रति महीने आपका परिवार जो है कमा रहा है और इस 10 लाख के ब्याज तक के ऋण पर एक मोरेटोरियम पीरियड जो है, यानी कि अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% की ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर। अगला देखते हैं कि प्रतिवर्ष इसमें एक लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता प्रदान की जाएगी। तो कितने लाख विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी? 1 लाख, 10,000, 10 लाख, ठीक है ना। तो 1 लाख इसका उत्तर होगा। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की 2 घटक योजना है, जैसे एक है CSIS और दूसरा है CGFSEL, यानी कि सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, और दूसरा है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। ये दोनों योजनाएं जो है एक पूरक योजना के रूप में होंगी। उल्लेखनीय है कि PMUSP योजना के अंतर्गत CSIS और CGFSEL जैसी योजना निम्न आय समूहों को लाभ प्रदान करने पर केंद्रित थी, जबकि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत इस दायरे में विस्तार कर दिया गया और मध्यम आय वर्ग तक भी इस दायरे को ले आया गया है, यानी कि मध्यम आय परिवार जो है, आय वर्ग के परिवार, उनको भी इसमें शामिल किया गया। अब शिक्षा क्षेत्र की अन्य प्रमुख पहलों को देखते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में और भी बहुत सारी पहलें जो चल रही हैं। कौन कौन सी पहलें हैं इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के स्टैटिक पोर्शन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला यहाँ पर PM श्री, पूरा नाम है PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, 2022 को स्वीकृत हुआ था। 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त बनाने का लक्ष्य था। 2022 से 27 तक का इसका टोटल टारगेट है। तो क्रियान्वयन वर्ष भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेगा कि PM श्री योजना किस वर्ष तक जो है लक्ष्य रखी गई है। तो 2027 तक जो है इसको क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है। फिर आता है समग्र शिक्षा योजना, ठीक है।
तो ये जो है स्कूली शिक्षा हेतु एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड प्लान है, 2018 में लॉन्च हुआ था। और ये इसका कार्यान्वयन 5 वर्ष के लिए 2021-22 से 2025-26 तक रखा गया है, यानी कि इस वर्ष तक लगभग इसका कार्यान्वयन जो है रखा गया है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है एक समग्र शिक्षा योजना। अच्छा, इस तरह की स्कीम पूछेगा कैसे, तैसे चारों स्कीम लिखेगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, फिर कहता है उल्लास। उल्लास जो है वो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP, ये मैंने पढ़ाया भी है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से भी लोकप्रिय है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी वयस्क हैं उनको सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है उल्लास के अंतर्गत। तो ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो मुझे लगता है कि ये भी महत्वपूर्ण है। क्रियान्वयन वर्ष इसका 2022 से 27 तक रखा गया। फिर आता है निपुण भारत, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये हो जाता है। 2021 को लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। और देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम बनाना है, यानी कि बुनियादी साक्षरता मतलब हिंदी की जो ज्ञान है उसको वो होना चाहिए, मिला करके पढ़ ले, ठीक है ना। किसी भी गद्यांश पद्यांश को 75% प्रश्नों को हल कर ले, ठीक है, नहीं 3 तक तो मतलब वो 60 शब्द प्रति मिनट की दर से पढ़ ले। और दूसरी चीज़ ये है कि गणना करने में सक्षम हो, यानी कि बेसिक जो गुणा गणित है उसको आना चाहिए। 2026-27 तक इसका भी लक्ष्य प्राप्त करने का रखा गया है, ठीक है। और फिर आता है निष्ठा। निष्ठा स्कीम पुरानी है, यानी कि 2019 में लॉन्च की गई थी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। तो स्कूल हेड टीचर का हॉलिस्टिक एडवांसमेंट करेगा, ठीक है, कि जो 42 लाख प्राइमरी शिक्षक हैं और उनके स्कूल हेड हैं उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा देगा, प्रोफेशनल बनाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। जो भी प्राइमरी शिक्षक हैं और उनके हेड हैं उनको प्रोफेशनल बनाएगा। ये निष्ठा ऑनलाइन हुआ 6 अक्टूबर 2020 से, और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक पर निष्ठा 3.0 2021 में लॉन्च हो गई है, ठीक है ना। ये अगली खबर पर चलते हैं। तो पुरानी खबर है, नमो ड्रोन दीदी योजना। तो गांव की महिलाएं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ड्रोन दिया जाएगा, ठीक है, कुछ सरकारी सहायता प्राप्त की जाएगी केंद्र के द्वारा, कुछ स्टेट के द्वारा, कुछ उनको खुद का पैसा लगाना होगा, ठीक है। करेंगे क्या, तो जब ड्रोन उड़ाने आ जाएगा तो फर्टिलाइज़र जो है उसको छिड़कने का काम ड्रोन दीदी योजना से किया जा सकेगा, ठीक है। और ये SHG की महिलाओं को बेसिकली दिया जाएगा ड्रोन। तो यही है कुल मिलाकर के कि उर्वरकों का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला तो एक स्टैटिक क्वेश्चन ये हो गया कि भाई इंडिया जो है वो फर्टिलाइज़र के मामले में चौथे नंबर पर है, तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि प्रोड्यूसर है। लाइक कर दीजिए क्लास यार, केवल हिंदी की क्लास आप लोग लाइक कर रहे हो, पता नहीं हिंदी में ऐसा क्या मिल रहा है। अच्छा, तो ये भी पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं लाइक कर रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान जाने क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा जैसे बूस्ट मिलता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए क्लासेस छोटी हो रही हैं, लेकिन आज फिर भी सोचा हूँ कि क्लास बड़ी ही बनाऊँगा, तो इसीलिए बनाना ही बनाना है। तो जैसे हो गया गैस, फॉस्फेट और पोटाश, ठीक है ना। इसकी अपर्याप्त उपलब्धता के कारण यह उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है, कि यहाँ पर प्रोड्यूसर तो है लेकिन अनअवेलेबिलिटी है, उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो इसलिए ये इंपोर्टर भी है, ठीक है। आगे बात करती है कि उर्वरकों के आयात पर इस निर्भरता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बंद पड़ी कई उर्वरक इकाइयों को पुनरुद्धार के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत नई इकाइयां स्थापित करने को भी प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को भी प्रोत्साहित दिया, जिसमें तरल नैनो उर्वरक यानी कि लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर का विकास संभव हुआ। नैनो यूरिया और नैनो DAP जैसे नए तरल उर्वरकों के विकास से खेत में उर्वरकों के छिड़काव की कुशल प्रणाली के विकास की आवश्यकता उत्पन्न हुई कि भाई बना तो लिए हैं नया उर्वरक का टाइप, कि नैनो DAP बना लिए, तरल जो है नाइट्रोजन वाला बना लिए, नैनो लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर बना लिए, छिड़केंगे कैसे। तो इसी जो आवश्यकता उत्पन्न हुई उसी परिप्रेक्ष्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण साबित हुई। किसान ड्रोन के उद्भव से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यहाँ जो है तुर्की वाले ड्रोन बना रहे हैं, लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, ठीक है ना, शस्त्र पहुंचाने का काम किया जा रहा है, कोकेन और अफीम इधर उधर बॉर्डर के इस पार उस पार ले जा रहे हैं। और हमारा प्यारा देश भारत है, इतना प्यारा देश है, वो कृषि क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग कर रहा है। तो यार अब तो लाइक ठोक दो अपने प्यारे देश भारत के लिए, सही है ना, कितना बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है ना। तो कृषि ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों के छिड़काव की प्रणाली स्वचालित हो गई है, जिससे समय की बचत होती है। तो 28 अक्टूबर 2024 को इसी दिशा में चलते हुए
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नमो ड्रोन दीदी, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मंत्रालय कौन सा है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के परिचालन का दिशा निर्देश जारी किया गया है। 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना की मंजूरी दी थी। तो ये एक साल बाद लगभग 28 अक्टूबर को जारी हो गया है। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ जो है इन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को किया था। ये कहाँ की योजना है, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना हेतु वर्ष 2024-25 से लेकर के 2024-25 से लेकर के 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपए निर्धारित है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किया। इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिया जा सकेगा। ड्रोनों का उपयोग किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव के लिए किया जा सकेगा। ठीक है ना, तो नैनो उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव के लिए इसका उपयोग भी किया जा सकेगा। ठीक, कुल 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोन को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने का टारगेट है। 500 ड्रोन जो है जो फर्टिलाइजर कंपनी है वो उपलब्ध कराएंगी, जबकि 14,500 ड्रोन अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता से उपलब्ध कराए जाएंगे। एक ड्रोन और उसके सहायता उपकरणों की कुल लागत 10 लाख रुपए आती है। महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि जो आपका SHG होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, तो इसमें जो है केंद्रीय वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों में एक एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग जो है SHG महिलाओं में से किसी एक को दी जाएगी और 80% लागत जो है केंद्रीय वित्त सहायता के माध्यम से भी दी जाएगी, ये भी मैंने बताया। ठीक है, जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य को ड्रोन तकनीशियन अथवा सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा कि अगर ड्रोन में कोई खराबी आती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी ग्लिच है जो कि एक ड्रोन टेक्नीशियन ही सही कर सकता है, तो वो वाली भी ट्रेनिंग किसी और समूह के सदस्य को दे दी जाएगी। स्पष्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन को प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में रूपांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। तो घोषणा कब हुई है, 2023 में हुई है। ठीक है ना, 77वें रिपब्लिक डे पर, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है ना, फिर कहता है कि 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे थे। मतलब 1000 नमो ड्रोन दीदी लोग थी जिनको ये ड्रोन सौंपा गया। अगला फिर एक इलेक्शन का यहाँ पर न्यूज़ है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो सीधे हम लोग देखेंगे कि हरियाणा में जो है 90 सीट थी। हरियाणा में सीटों की संख्या कितनी है, 90 है। 17 सीट SC की आरक्षित है। हरियाणा में 90 सीटों पर एक चरण में चुनाव हुआ। ठीक है, देखिए, और विधानसभा चुनाव हरियाणा में 85 वर्ष से जो अधिक थे आयु के लोग, उनको दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा दी गई। ठीक है, कौन जीता, तो बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जो है जीत और यहाँ पर हासिल की है। ठीक है, और बीजेपी हरियाणा में विगत 10 वर्षों से सत्तारूढ़ भी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 48 सीट जीती। चलो, इससे कोई मतलब नहीं, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर नायब सिंह सैनी जो है वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, जो कि पंचकुला के दशहरा मैदान में शपथ लिए हैं, वहीं पर आयोजित था समारोह। ठीक है, फिर किस विधानसभा क्षेत्र से हैं ये, तो लाडवा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। फिर आता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ है। कुल सीटें यहाँ पर भी 90 ही हैं लकीली। ठीक है, 7 SC हैं और 9 ST के लिए हैं। 3 चरण में चुनाव हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर भी 85 वर्ष से अधिक के लोगों को घर से वोट डालने का जो सुविधा दिया गया है। कह रहा है कि धड़कई गांव है, वहाँ पर 1005 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ठीक है ना, फिर सुनने और बोलने में अक्षम लोगों के लिए अधिकता के कारण धड़कई को साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ध्यातव्य है कि सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की अधिकता है इस गांव में, धड़कई में। नाम तो धड़कई है लेकिन धड़क ही नहीं है किसी के पास, मतलब कि आवाज़ कम है, तो साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया धड़कई बोला जाता है। फिर आता है कि जीता कौन, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये 3 पार्टियां, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट गठबंधन से 49 सीटें जीती गई। और यहाँ पर सुरेंद्र कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री, इनका नाम याद रखिएगा, उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ग्रहण लेते हैं। तो ये खत्म हो गया हम लोग की न्यूज़, छोटी ही न्यूज़ थी, ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं थी। 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स खोले गए हैं 3। कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 को प्रस्तुत करते हुए सीतारमण जो ताई हैं अपनी, उन्होंने घोषणा की थी कि मेक इन इंडिया और मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया के दृष्टिकोण से हम लोग जो है मेक AI वर्क फॉर इंडिया और मेक AI इन इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अंतर विषयक अनुसंधान यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को संचालित करने, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों को विकसित करने और कृषि, स्वास्थ्य और सतत शहरों के क्षेत्र में प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियां इन उत्कृष्टता केंद्रों के साथ साझा करेंगी। तो अंतर विषयक अनुसंधान क्या होता है कि गणित में पढ़ रहे हो, गणित लेकर के पढ़ रहे हो हायर स्टडीज में, ठीक ना, लेकिन आप विज्ञान के किसी टॉपिक पे, बायोलॉजी के किसी टॉपिक पे अंतर विषयक जो है ये अनुसंधान करना चाह रहे हो। फिर कहता है कि अत्याधुनिक अनुप्रयोग, कोई भी एप्लीकेशन है इससे रिलेटेड, उसको लेकर के, और कृषि, स्वास्थ्य और सतत शहरों के क्षेत्र में प्रभावी समाधान के लिए उद्योग जगत की जो कंपनियां होंगी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, वो इसमें आकर के फिर साझेदारी करेंगी ऐसे उत्कृष्टता केंद्रों के साथ। स्मरणीय तथ्य यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 3 उत्कृष्टता केंद्र COE की स्थापना की है। ठीक है, ये केंद्र स्वास्थ्य, सेवा, कृषि, सतत शहरों पर केंद्रित है। इन उत्कृष्टता केंद्रों का नेतृत्व उद्योग भागीदार स्टार्टअप्स के सहयोग से शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व IIT दिल्ली कर रही है। अब देखिए याद करने वाला पॉइंट आ गया कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आपको लगेगा एम्स कर रही है, लेकिन नहीं, इसका AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व कौन कर रहा है? IIT दिल्ली और एम्स कर रहा है। ठीक है ना, तो IIT दिल्ली भी है उसमें और एम्स भी है। एम्स तो लगभग सब लोग मार देंगे, लेकिन IIT दिल्ली नहीं मारेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला पॉइंट। कृषि क्षेत्र में कौन कर रहा है? IIT रोपड़ कर रहा है। तो ठीक है, IIT रोपड़ जो है पंजाब की IIT है और रोपड़ नाम भी है, तो कृषि में चीज़ें रोपनी पड़ती हैं, तो याद रखिए IIT रोपड़ जो कृषि क्षेत्र में कर रहा है। सतत शहर क्षेत्र के लिए कौन कर रहा है? IIT कानपुर कर रहा है। ठीक है, सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और वित्त वर्ष 2023-24 से 27-28 तक की अवधि के लिए इसका टारगेट है 990 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय किया जाएगा। ठीक है, एक उद्योग प्रधान शीर्ष समिति का गठन किया गया है जिसके सह अध्यक्ष श्रीधर वेम्बू हैं। ठीक है ना, चलिए, आसान खबर थी। प्रथम व्यवहारिक AI डेटा बैंक बनाया गया है। ये आपके जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भारत के पहले व्यवहारिक AI डेटा केंद्र यानी कि इंडियाज फर्स्ट प्रैक्टिकल AI डेटा बैंक का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये आपका डेटा बैंक जो है उपग्रह, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वास्तविक समय विश्लेषण, रियल टाइम एनालिटिक्स के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को बल देगा। इस पहल का उद्देश्य शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स को उच्च गुणवत्ता वाले विविध डेटा सेट तक पहुंच प्रदान करके प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार को गति प्रदान करना है। ये डेटा सेट स्केलेबल है और समावेशी AI समाधानों का निर्माण करने हेतु आवश्यक है। चलिए, अगला है राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद। भारत की समुद्री विरासत जो मैरीटाइम हेरिटेज है बहुत समृद्ध, तो ये बहुत समृद्ध है और सबसे पुराने समुद्री साक्ष्य लगभग 4500 वर्ष पुराने हैं जो भारत के मैरीटाइम हेरिटेज है। उसमें मैरीटाइम हेरिटेज का मतलब क्या है? समुद्री विरासत, यानी कि समुद्र में पाई जाने वाली ऐसी चीज़ जो एक विरासत का रूप है भारत में, तो वो लगभग 4500 पुराना हमारे वहाँ विरासत मिला है। तो भारत की समृद्ध और विविध सामुद्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के अहमदाबाद के निकट लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर का स्थापना कर रहे हैं, यानी कि NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की विकास की परिकल्पना की है। कहाँ पर की है? लोथल का अगर नाम आप लोग को याद हो, ठीक है, तो ये एक गोदीबाड़ा था। गोदीबाड़ा यानी कि बेसिकली एक पोर्ट था कह सकते हैं। ठीक है, और ये इंडस काल से ही जाना जाता है। यहाँ पर मनका वनका तौलने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और भी मिली हैं। ठीक है,
तो वहीं पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना का जो है परिकल्पना किया गया है। तो प्रश्न यहीं से पूछेगा कि राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर की स्थापना करने का निर्णय कहाँ लिया गया है? तो लोथल, गुजरात में लिया गया। ठीक है, और इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। ये जो है बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स को यानी कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा, गौरवशाली समुद्री विरासत के बारे में जागरूकता और शिक्षित भी करेगा। स्मरणीय तथ्य अगर देखा जाए तो क्या है, तो 9 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है। यह परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। 1A 1B को EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल में विकसित किया जाएगा। ठीक है ना, तो 2 चरण में इसको पूरा किया जाएगा, 1A चरण और 1B, और इसको EPC के मॉडल से विकसित किया जाएगा। चरण 2 का विकास जो है भूमि उपपट्टे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग, पहला EPC के माध्यम से विकसित होगा, दूसरा PPP के माध्यम से विकसित होगा। PPP का माध्यम मतलब क्या होता है कि भाई प्राइवेट वाले प्लेयर भी हैं और गवर्नमेंट भी है, दोनों मिलकर के विकसित कर रहे हैं। चरण 1 के बारे में फिर पूरी तरह से इसमें दिया हुआ है कि भाई देश की सबसे बड़ी दीर्घाओं में से एक होगी, एक समर्पित गैलरी का निर्माण करेंगे। ठीक है, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए गैलरी का निर्माण होगा। फिर यही जो है सबसे बड़ी दीर्घाओं में से एक होगी, और मतलब ऑडिटोरियम कह सकते हैं दीर्घा मतलब। ठीक है, जिसमें मूवी वूवी देखते हैं उसी तरह का उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। तो ये सबसे बड़ी दीर्घा होगी देश की। फिर INS निशंक और सी हैरियर युद्धक विमान और एक UH-3 हेलीकॉप्टर सहित बाह्य नौसैन्य कलाकृतियों को प्रदर्शित करेंगे। प्राचीन लोथल नगर का एक प्रतिकृति मॉडल वहाँ बनाएंगे, रेप्लिकेट मॉडल की कैसा लोथल हुआ करता था। इसको 2025 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है, मतलब काम चल रहा है। चरण 2 में क्या है कि NHMC संग्रहालय में 8 और दीर्घाओं को जोड़ा जाएगा, मतलब 8 और ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। एक लाइट हाउस संग्रहालय का निर्माण करेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा संग्रहालय बनाने का यहाँ पर निर्णय हुआ है। फिर फेज 2 में ही कहता है कि NHMC को और अधिक विकसित करने के लिए तटीय राज्यों के मंडप, कोस्टल स्टेट्स के पवेलियंस का निर्माण किया जाएगा। जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे इस बगल अगर आप देखेंगे वेस्ट साइड, तो आपका गुजरात हो गया, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे थोड़ा सा गोवा हो गया, फिर आपका केरला का पोर्शन हो गया, कर्नाटका हो गया, इधर आएंगे तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, नीचे तमिलनाडु हो गया, ऊपर उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो कोस्टल एरियाज हैं सब, तो उनके लिए भी जो कोस्टल स्टेट्स के पवेलियंस भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। इन मंडपों का निर्माण संबंधित तटीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा, यानी कि जिस राज्य का पवेलियन बनना है वो राज्य अपना खर्चा करे और वही लोग आकर के बनाए। फिर कहता है NHMC के कार्यान्वयन की निगरानी कौन करेगा, तो भारतीय पत्तन संघ यानी कि इंडियन पोर्ट एसोसिएशन IPA करेगा, ये नोडल एजेंसी के रूप में भी रहेगा। बात करते हैं लोथल की, तो लोथल लोथ और थल से मिलकर के बना है। मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। ठीक है ना, वैसे तो मोहनजोदड़ो भी आप जानते होंगे कि मृतकों का टीला होता है। ठीक है, डेड ऑफ माउंट्स या माउंट्स ऑफ द डेड। गुजरात में लोथ और थल भी मिलकर किसी से बना है। ठीक है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है, 2400 ईसा पूर्व का पुराना नगर है ये। ठीक है, फिर आती है अगली खबर जो कि है भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन। तो भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन हुआ है। न्यूज़ क्या है ये देखते हैं कि केंद्र सरकार ने युवाओं को अधिक रोजगार योग्य यानी कि एम्प्लॉयबल बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो एम्प्लॉयबल तो बनाने के लिए है ही, बेसिकली आत्मनिर्भर बनाना ज़्यादा फोकस्ड है इस पर। तो इसके मतलब बनाने के माध्यम से भारत को विश्व की कौशल राजधानी यानी कि स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, और ये इनकी परिकल्पना है। इस परिकल्पना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 स्थानों पर, कौन कौन से स्थान है, मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि भारतीय कौशल संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। कहाँ कहाँ पर, तो मुंबई में, अहमदाबाद और कानपुर। तो प्रश्न यहीं से पूछ लेगा, प्रश्न आने की संभावना यहाँ से है एग्जैक्टली कि भारत में किन स्थानों पर या किन शहरों में भारतीय कौशल संस्थान बनाने की बात हो रही है। तो मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान बनाने की बात हो रही है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अपने दौरे के दौरान उससे प्रेरणा लेते हुए सर्वप्रथम देश में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था। 19 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने कानपुर, उत्तर प्रदेश में देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान का शिलान्यास भी किया था। 9 अक्टूबर को क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन कर दिया, और इसको बनाया गया है PPP मॉडल के तहत, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के तहत। इस संस्थान को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, टाटा IIS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के माध्यम से बनाया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन इसमें शामिल है, तो एक है उद्यमशीलता मंत्रालय,
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, और दूसरा है टाटा IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। भारतीय कौशल संस्थान मुंबई की स्थापना मुंबई स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत 4.17 एकड़ के विशाल क्षेत्र में की गई है। इस संस्थान का लक्ष्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कार्यबल को तैयार करना है, जिसे उद्योगों में कार्य हेतु तैनात किया जा सके। यह संस्थान चौथी औद्योगिक क्रांति की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, तो यही था कुल मिलाकर के इस न्यूज़ में। ठीक है ना, अब बाकी चीज़ें जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर की जितनी चीज़ें बता दिया। एक MOU हुआ है। MOU किसके बीच में हुआ है? तो जब कौशल संस्थान कानपुर IIT द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा सारे ही जो भी इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं उनको, ठीक है ना, और MOU हुआ है IIT कानपुर अगले 5 वर्षों तक भारतीय कौशल संस्थान कानपुर का मार्गदर्शन करेगा। IIT कानपुर के साथ MOU हुआ है कि वो जो है मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स होगा उसका मार्गदर्शन करता रहेगा। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जो है 5 भाषाओं को मिला है कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो भाषाई विविधता की पहचान और उसका सम्मान करना ही चाहिए। तो इस प्रकार जो है साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है बहुत सारी भाषाओं को। तो टोटल 5 भाषाएं हैं जिनको ऐसा दर्जा दिया गया है। तो देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। कहता है कि 5 भाषाओं को, ठीक है, 5 भाषाएं कौन है? मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगला है। ठीक है, तो याद कर लेंगे, एक मराठी यानी कि महाराष्ट्र की भाषा हो गई, एक पाली हो गई जो बौद्ध ग्रंथ में लिखी गई है, एक प्राकृत हो गई वो भी पुरानी ही भाषा है, एक असमिया हो गई असम की, और एक बांग्ला हो गई आपके बंगाल की। और इन भाषाओं से मुख्य रूप से संबंधित देश के राज्य महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, असम हैं। तो ये तो आपको पता ही है। मराठी भाषा के बारे में फिर देता है कि ये भारतीय आर्यन यानी कि इंडो आर्यन भाषा है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। और नाना घाट अभिलेख जो है इसमें महारठिनो शब्द का प्रयोग किया गया था। ये पहला ज्ञात शिलालेख है, लगभग 2200 वर्ष पुराना है। अब नाना घाट अभिलेख है किसका? तो इसमें नाड़े घाट लिखा है, जो मुझे पता है इसमें नाड़े घाटा लिखा है। तो जो मुझे पता है वो तो मुझे पता है कि तात्कालिक समय में एक आपका नाना घाट अभिलेख सातवाहनों के द्वारा लिखा गया था, ठीक ना, सातवाहन क्वीन के द्वारा लिखा गया था। फिर आता है पाली भाषा। पाली लैंग्वेज शब्द आधुनिक काल में गढ़ा गया है। इसकी सटीक उत्पत्ति विद्वानों के मध्य एक बहस का विषय रही है। 6वीं-7वीं शताब्दी में पाली का ज्ञात विशिष्ट रूप से कोई अस्तित्व नहीं था। बौद्ध विद्वान बुद्धघोष जो है उनकी टिप्पणी पाली भाषाओं में मिलती है। प्राकृत भी भारतीय आर्य भाषा है, जबकि ये जो पढ़े थे ये भी मराठी भी इंडो आर्यन थी, तो ये दोनों भारतीय आर्य भाषा है। प्राकृतिक भी इंडो आर्यन है। ये भारत की समृद्ध भाषाई सांस्कृतिक विरासत समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य की एक उक्ति है, वाचा प्राकृत संस्कृतौ श्रुति गिरौ। इसका अर्थ है कि प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाएं भारतीय विद्या की संवाहिकाएं रही हैं। आचार्य पाणिनि हो गए, चंड हो गए, वरुरुचि हो गए, समंतभद्र हो गए, बहुत सारे लोगों ने प्राकृत के व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं। भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों ने भी अपने जो उपदेश है वो प्राकृत में दिए हैं। असमिया भाषा जो है असमिया शब्द से उत्पत्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि असमिया भाषा का विकास 7वीं सदी में हुआ है। असमिया भाषा का सबसे प्रारंभिक लिखित उल्लेख जो है वो कथा गुरुचरित नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है। बांग्ला भाषा की बात करें तो इंडो आर्यन ये भी लैंग्वेज है। ये मागधी, मैथिली और भोजपुरी सबके भाषाई समूह का निर्माण करती है। ठीक है, फिर आती है 11 शास्त्रीय भाषाएं। तो टोटल जो है 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। इसे संस्कृत था, तमिल, ये वाला लाइन देखिए, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया शास्त्रीय भाषाओं की दर्जा था। 11 भाषाएं हो गई, 5 को और 3 अक्टूबर को मंजूरी मिल गई है। अगला जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो है क्रूज भारत मिशन। ठीक है ना, क्रूज भारत मिशन। अगली जो खबर है हम लोग की है वो क्रूज भारत मिशन है। क्रूज पर्यटक एक प्राकृतिक आधारित पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है ना, जो कि किसी देश में अपने समुद्र, नदी, नहर का उपयोग करके क्रूज सेवाएं प्रदान करता है। तो क्रूज होता क्या है? क्रूज होता ये है यार कि अगर कोई तालाब वालाब है, बड़ा झील है अपने आसपास में, मतलब कि किसी भी देश में, ठीक है ना, तो पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एक बड़ा सा नाव चला दो, जिसको बोलते हैं क्रूज़। अब वो जो क्रूज़ नाव होगी इसमें सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसमें आपको खाने पीने को मिलेगा, ठीक है ना, इसमें आपको नाचने गाने की भी सुविधाएं रहेंगी, मतलब कि डीजे वीजे टाइप का भी रहेगा, ठीक है ना। इसमें आप कोई फंक्शन अरेंज कर सकते हो इसके सबसे ऊपर टेरेस पे ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर जिससे आसपास का व्यू आपको दिखेगा। सबसे बढ़िया जो क्रूज़ अभी आजकल के दिनों में है वो है गंगा विलास, ठीक है ना, गंगा
विलास ये कहाँ पर चलता है? तो वाराणसी में गंगा नदी में चलता है और वहाँ से जाता है ये असम के आगे तक शायद जाता है, ठीक है, काफ़ी लंबी किलोमीटर दूरी चलता है। तो गंगा विलास जो है सबसे बढ़िया क्रूज़ है। तो प्रकृति आधारित पर्यटन क्षेत्र अगर है, ठीक है, क्रूज़ पर्यटन के द्वारा उसको तय किया जा सकता है, ठीक है। 30 सितंबर 2024 को केंद्रीय पत्तन मंत्री जो हैं उनका नाम था सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने मुंबई बंदरगाह से क्रूज़ भारत मिशन को लॉन्च किया। तो क्रूज़ भारत मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो मुंबई बंदरगाह से लॉन्च हुआ है। ये एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। सोनोवाल ने क्रूज़ पोत एम्प्रेस पर सवार होकर इस मिशन को लॉन्च किया, मतलब खुद भी एक क्रूज़ पर सवार थे जिसका नाम है एम्प्रेस। इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि भाई क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना और कुल मिलाकर के राजस्व एकत्रित करना। देखिए ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, सारा बवाल, कोई भी बवाल इसलिए होता है कि या तो नागरिक सशक्त बने, उन्हें कुछ ऐसा आए, वो कंस्ट्रक्टिव काम करना सीखें जिससे राष्ट्र की जीडीपी को ग्रोथ दे सके, मतलब राष्ट्र की जीडीपी में अपना योगदान दे सके। दूसरी चीज़ कि अगर कोई सरकार कोई योजनाएं इस प्रकार की ला रही है कि जैसे पर्यटन के क्षेत्र पर खर्चा कर रही है, तो उसका कुल उद्देश्य ये होता है कि भाई पर्यटन के क्षेत्र पर फिर नागरिक यहाँ के खर्चा करें, विदेशी सैलानी आकर के खर्चा करें और राजस्व वृद्धि हो उस माध्यम से। तो लक्ष्य क्या रखा गया है कि अगले 5 वर्षों में यानी कि 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना किए जाने का लक्ष्य रखा है। कितने चरण हैं इसमें? तो कुल मिलाकर के इसमें 3 चरण है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा, 31 मार्च 2029 तक संचालित होगा। फिर कहता है इस मिशन का जो चरण 1 है वो 30 सितंबर 2025 के तक चलेगा और इसके अंतर्गत जो है अध्ययन संचालित करने, मास्टर प्लानिंग बनाने और पड़ोसी देशों के साथ क्रूज गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि सारा क्रूज हम खुद ही अकेले ही चला रहे हैं, तो पड़ोसी जो भी देश है जहाँ पर क्रूज पहले से चल रहा है एक्सक्यूज मी, और अगर नहीं भी चल रहा है तो एक क्रूज गठबंधन या क्रूज अलायंस जो है बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही क्रूज सर्किट की क्षमता को बढ़ाने के लिए मौजूदा क्रूज टर्मिनलों, मरीना और गंतव्यों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा, ठीक है। चरण 2 में क्या किया जाएगा, जो 2027 तक चलेगा, 31 मार्च, लगभग 2 साल, लगभग 1.5 साल, 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और 31 मार्च 2027 तक जाएगा। इसमें नए क्रूज टर्मिनल, मरीना और गंतव्य के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चरण 3 कब तक चलेगा? 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगा और 31 मार्च 2029 तक इसके अंतर्गत संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सभी क्रूज सर्किटों को एकीकृत किया जाएगा इसके माध्यम से, ठीक है। अब 3 प्रमुख खंड है। क्रूज भारत मिशन 3 प्रमुख क्रूज खंडों को लक्षित करता है जो निम्नवत है। क्या क्या है इन 3 प्रमुख खंडों में? पहला जो खंड है वो है महासागर और हार्बर क्रूज, यानी कि ओशियन एंड हार्बर क्रूज। दूसरा है रिवर एंड इनलैंड क्रूज और तीसरा है आइलैंड क्रूज। मतलब साफ है कि पहला जो है महासागर में चलने वाला क्रूज होगा या हार्बर वाला क्रूज होगा, ठीक है। दूसरा जो है वो नदियों में चलेगा और इनलैंड यानी कि अंतर्देशीय, देश के अंदर चल रहा है, ठीक है। और तीसरा है आइलैंड क्रूज होंगे, यानी कि जो भी द्वीपीय देश है उसके आसपास क्रूज चलेगा। इस मिशन के तहत निम्न कार्यों को संचालित किया जाएगा, जैसे राष्ट्रीय क्रूज अवसंरचना मास्टर प्लान बनाया जा रहा है 2047 के लिए, ठीक है। नाम है नेशनल क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान 2047 का निर्माण किया जाएगा। पहला, भारतीय पत्तन संघ के तहत एक क्रूज केंद्रित विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना यानी कि एसपीवी की स्थापना भी की जाएगी। एक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की जाएगी। क्रूज विकास निधि की स्थापना की जाएगी कि बिना डेवलपमेंट फंड के कैसे डेवलपमेंट होगा, तो क्रूज डेवलपमेंट फंड एक हो जाएगा। क्रूज इंडिया समिट आयोजित की जाएगी और राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन नीति को लॉन्च किया जाएगा। लास्ट ये। फिर नेक्स्ट न्यूज़ जो आती है वो आती है शहरी शासन सूचकांक। शहरी शासन सूचकांक 2024 की बात है। 2020 में प्रजा फाउंडेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट यही याद करना है कि कब से शुरू होता है शहरी शासन सूचकांक। 2020 में प्रजा फाउंडेशन ने इसको स्टार्ट किया था। और शहरी शासन सूचकांक यानी कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर के सामने आया है। लॉन्च किए जाने के बाद से ही सूचकांक ने केंद्र से लेकर के शहरी सरकारों तक के स्तर को शहरी शासन सुधारों पर व्यापक चर्चाओं को प्रेरित किया। मतलब कुल मिलाकर के कहता है कि केंद्र सरकार से लेकर शहरी सरकारों तक जो भी, मतलब शहरी सरकार का मतलब क्या हुआ, जो मेयर चुने जाते हैं वहाँ तक शहरी शासन सुधार यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर व्यापक चर्चाएं करने के लिए मतलब प्रेरित किया है, जिससे भारतीय शहरों में कई बुनियादी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। स्मरणीय तथ्य ये है कि भाई इसको जो है अभी प्रजा फाउंडेशन के द्वारा ही लॉन्च किया गया, शहरी शासन सूचकांक 2024 वाला, ठीक है। 26 सितंबर को लॉन्च किया गया है। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है, ठीक है ना। इस बार क्या है, द्वितीय संस्करण लॉन्च किया था। इससे पहले कब लॉन्च हुआ था? 2020 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसमें 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का औसत स्कोर आया है 39.70, ठीक है। तो 2024 में समग्र रूप से सबका औसत स्कोर कितना मिला करके आया? 39.70।
अब अलग अलग अगर राज्यों को देखें कि शीर्ष 5 में कौन राज्य है, तो केरल जो है 59.31 है, उड़ीसा 55.10 है, महाराष्ट्र 52.40 है और छत्तीसगढ़ 51.31 है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार को 15वां स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश को 16वां। तो ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, 71st बीपीएससी के लिए। और ये दूसरा वाला जो है आपके यूपीपीसीएस और यूपीआरओ के लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि शहरी शासन सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या थी, तो आप बता दोगे 16वीं है। या अगर पूछ ले कि बिहार की रैंक उत्तर प्रदेश से कितनी आगे है, तो आप बता दोगे 1 आगे है। ठीक है। अंतिम 5 की बात की जाए तो सबसे अंतिम है नागालैंड, जिसका 19.57 स्कोर है 100 में से। फिर मणिपुर है, फिर मेघालय, चंडीगढ़ और उसके ऊपर पंजाब। तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसको याद किया जा सकता है और मणिपुर भी एक ऐसा राज्य है जिसको याद किया जा सकता है। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शहरी शासन सूचकांक में मणिपुर का स्थान ऊपर से दूसरा है, तो नहीं, ऊपर से दूसरा नहीं, नीचे से दूसरा है। ठीक है ना। फिर पूछेगा कि शहरी शासन सूचकांक में पंजाब का स्थान जो है टॉप 5 में है, तो नीचे से टॉप 5 में। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप याद कर सकते हो। फिर अलग अलग विषय देखते हैं शहरी शासन सूचकांक में, जैसे सशक्त शहर, निर्वाचित प्रतिनिधि और विधायी संरचना, उसमें 12.56 का स्कोर पाकर के उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर है। सशक्त शहर प्रशासन में 24वें रैंक पर है, सशक्त नागरिक में 24वें रैंक पर है और राजकोषीय सशक्तिकरण में 6वें रैंक पर है। यानी कि कुल मिलाकर के प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजकोषीय सशक्तिकरण के अंतर्गत, मतलब शहरी शासन सूचकांक 2024 के अंतर्गत राज्यों की सूची में राजकोषीय सशक्तिकरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है, तो हो जाएगी 6वीं। ठीक है। फिर आता है भारत का 13वां महापत्तन। तो अब 4-5 न्यूज़ बची है, देखते हैं कितनी बड़ी न्यूज़ है। छोटी ही न्यूज़ है, इसको भी कर लेते हैं। कहता है कि भारत का 13वां महापत्तन आया है। क्या है महापत्तन? महापत्तन मतलब कुल मिलाकर के जो है पोर्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है ना। तो कहता है कि भारत सरकार द्वारा द्वीपीय विकास कार्यक्रम यानी कि आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कुछ चुनिंदा द्वीपों का समग्र विकास करने की परिकल्पना की गई। इस कार्यक्रम के तहत ग्रेट निकोबार, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ठीक है, उसका चयन 4 प्रमुख परियोजनाओं नामतः, पहला जो है वो है पत्तन, दूसरा है हवाई अड्डा, तीसरा है टाउनशिप और चौथा है ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए किया गया। तो ग्रेट निकोबार का निम्न में से किसके आधार पर चयन नहीं किया गया है? पत्तन, हवाई अड्डा, टाउनशिप या नौका चलाने के ऊपर? तो आप कह दोगे कि नौका चलाने के ऊपर नहीं किया गया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका चयन तो किया गया है आपके ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए। फिर आती है गलाथिया की खाड़ी, गलाथिया की खाड़ी अंडमान एवं निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो गलाथिया बे की लोकेशन जाकर के देख लेंगे मैप में। हालांकि मैपिंग का पोर्शन मैं सोच रहा हूँ कि आरओ या कम से कम आरओ और अधिकतम बीपीएससी के एग्जाम से पहले मैम के द्वारा कवर करवा दिया जाए, जिसमें आप एक एक चीज़ माइन्यूट रूप से देख लेंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हो कि सर जल्दी करवा दीजिए मैम से ये, या मैपिंग करवा दीजिए सर, जल्दी मैपिंग करवा दीजिए, ये लिख दीजिएगा। ठीक है। तो गलाथिया बे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत सरकार ने गलाथिया की खाड़ी में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट पोर्ट यानी कि आईसीटीपी, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को विकसित करने की योजना बनाई है। कहाँ पर बनाई है? गलाथिया बे में बनाई है। इसका उद्देश्य कंटेनर के ट्रांसशिपमेंट को सुविधाजनक बनाना, जिससे समुद्री व्यापार में वृद्धि हो। तो कंटेनर के ट्रांसशिपमेंट में, ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या होता है भैया? ट्रांसशिपमेंट, ठीक है ना, मतलब कि कंटेनर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, सीधी सी बात, ऐसे समझ लीजिए। आगे कहता है स्मरणीय तथ्य में कि गलाथिया की खाड़ी पत्तन को तत्काल प्रभाव से महापत्तन घोषित कर दिया गया है। तो यही गलाथिया बे पोर्ट जो है उसको अभी महापत्तन बना दिया गया है 4 सितंबर 2024 को। ये भारत का 13वां बड़ा महापत्तन होगा। ठीक है ना। तो मेजर पोर्ट बन गया है ये। गलाथिया की खाड़ी पत्तन पूर्व पश्चिमी विश्व शिपिंग कॉरिडोर के निकट अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण गेटवे और ट्रांसशिप्ड कार्गो दोनों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त है। गलाथिया की खाड़ी पत्तन की रणनीतिक स्थिति भी भारत के एक्जिम व्यापार को बढ़ावा देगी, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार को बढ़ावा देगी। 13 महापत्तन के नाम भी पूछ सकता है कि कौन सा 13 महापत्तनों में नहीं है। तो पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, जिसका नाम है हल्दिया पोर्ट, कह सकते हो, कोलकाता में है। दूसरा है पारादीप, उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। कामराजर पत्तन जो है आपका तमिलनाडु में है। ठीक है। फिर आता है चेन्नई पत्तन, वो भी तमिलनाडु में है। फिर आता है वीओ चिदम्बरम पत्तन, थुथुकोडी तमिलनाडु में। दीनदयाल पत्तन गुजरात कच्छ में। मुंबई पत्तन महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में। मुरगांव या मुरमेगांव पत्तन गोवा में। नौमंगलूर कर्नाटक में। कोची में। गलाथिया की खाड़ी ग्रेट निकोबार में बन गई है 13वीं पत्तन। ठीक है। अगली जो न्यूज़ है, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी।
ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और अब ज़्यादा न्यूज़ बची नहीं है, केवल 4-5 न्यूज़ है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू भी कर देंगे इंटरनेशनल। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नेशनल प्लस इंटरनेशनल को लेकर के होगा, ठीक है। तो बिल्कुल पेटी बांधे रहिए और धीरे धीरे जो है हम लोग 15-16 तारीख तक देखिएगा कि आर्थिक को ख़त्म कर देंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो बताते रहिए कि सर लेक्चर अच्छा लग रहा है। अगर कुछ इसमें ऐड ऑन करना है, कोई इनिशिएटिव ऐसा है जो आप लोग चाहते हैं कि इसमें ऐड हो जाए तो बताइए, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।